हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका री एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर 2 एजुकेशन अगर आपका था तो कल आपका एग्जामिनेशन था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने पेपर दिया, पेपर में आप अपीयर किए। बहुत सारे नेगेटिव्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो आपके सेंटर पे सही नहीं हुआ, कहीं पे कुछ सुविधाएं सही नहीं मिली, तो कहीं कोई लेट की वजह से पहुंच नहीं पाया। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के बीच हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। और पॉजिटिव ये है कि आखिरकार आपने अपना एग्जामिनेशन दिया, और जिन्होंने भी अपना एग्जामिनेशन दिया है उन सभी के लिए ये वाला वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था एजुकेशन पेपर में, और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस बार का पैटर्न क्या था, और ये भी बात करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पेपर है वो इस बार क्लियर नहीं हो पाएगा या किसी कारणवश रुक जाएगा, तो आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, पेपर 2 एजुकेशन को तो डिस्कस करेंगे, हम एनालाइज करेंगे पेपर को और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एक वन ऑफ अ काइंड वीडियो होने वाला है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर एक्सप्लेन करेंगे हम कॉन्सेप्ट को तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ सकेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो 22 अगस्त का जो एग्जामिनेशन था उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स के लिस्ट बनाए हुए हैं, और ये लिस्ट क्योंकि मैं खुद भी अपीयर किया था तो मुझसे और साथ ही साथ मेरे जितने भी लर्नर्स हैं उनके हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये मेमोरी बेस्ड है ना, मेमोरी बेस्ड लिस्ट है। तो सबसे पहले तो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म से क्वेश्चन था। अगला है टॉपिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था और इससे क्वेश्चन आया था। करिकुलम डिज़ाइन के बारे में भी हमने पढ़ा था, करिकुलम डिज़ाइन से क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इससे क्वेश्चन आया था। नल हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया हुआ था, और नल हाइपोथेसिस से दो क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन देखने को मिला था, गुणात्मक शोध। एंड्रागोजी से क्वेश्चन देखने को मिला था। पूछा था कि एंड्रागोजी का जो टर्म था उसे किसने कॉइन किया था। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि एक तो इस टर्म को कॉइन किसने किया था। कॉइन किया गया था 1833 में, और इस टर्म को जो है फेमस किसने किया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो गए कि नॉल्स होगा या फिर कैप होगा, है ना, अलेक्जेंडर कैप। और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट बच्चे नहीं कर पा रहे थे। फिर असेसमेंट फॉर ऑफ एंड एज लर्निंग, ऑफ कोर्स इससे क्वेश्चन हर बार ही आता है, इस बार भी आया था। गैलोवे एंड फ्लैंडर डिफरेंस, है ना, इससे क्वेश्चन आया था। फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस से भी क्वेश्चन आया था। वेब 2.0 जो हमने अभी पढ़ा ही था, और इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर पोका यूके, है ना, तो पोका यूके आपको मालूम है मिस्टेक प्रूफिंग, उससे भी क्वेश्चन था कि एजुकेशन में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जापानीज़ टर्म है। और क्रिएटिव कॉमन से भी क्वेश्चन आया था, जो सीसी वाला एक क्वेश्चन था, है ना। फिर एजुकेशनल सेरेमनीज़, अलग अलग जो एजुकेशनल सेरेमनीज़ होते हैं ना अलग अलग धर्म में, जैसे उपनयन संस्कार होता है, फिर बिस्मिल्लाह होता है इस्लाम में, आपका पबज्जा होता है, और उपसंपदा होता है, ये बुद्धिज़्म में होता है। तो इन सभी से क्वेश्चन आया था। फिर एक इस्लाम का भी क्वेश्चन था। तो ये सारे ही क्वेश्चन थे। और अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से देखना। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिले। तो सबसे पहले तो देखिए, फैक्ट्स भी देखने को मिले इस बार, है ना, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन फैक्ट से नहीं आए थे। जैसे किसने एंड्रागोजी टर्म को कॉइन किया, ये एक फैक्ट है ना, तो ये देखने को मिला। फिर आपका 1 लाख ग्रांट हो गया, हंटर कमीशन हो गया, इसको आप अरेंज करना था सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ये सारे क्वेश्चंस थे। और देखिए, इस बार करिकुलम के मॉडल से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ये देखिए, करिकुलम का जो मॉडल था इससे क्वेश्चन ना देके करिकुलम डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन था, है ना। एक चीज़ और कि पेपर जो है लेंदी था। तो जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि पेपर लेंदी था, तो हाँ, वाकई में पेपर लेंदी था। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था, या फिर आपको पता नहीं था कि किस तरीके से आप पेपर को कवर कर सकते हैं, या फिर कैसे जो है आपको पेपर स्टार्ट करना है, तो आप जो है यहाँ पर फंस सकते थे। आपको बार बार बताया जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पहले करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप अपना पेपर 2 करिए, है ना, पेपर 2 जैसे आपका एजुकेशन पेपर 2 है तो वो करिए, और फिर आइए आप पेपर 1 में। और सबसे आखिरी में जो है आपको DI सॉल्व करना होता है। ये मेरे हिसाब से मैं जैसा करता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। और पेपर 1 का जो RC होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी मैं पहले कर लेता हूँ, और पेपर 2 के दोनों ही RC जो है मैं कर लेता हूँ। हाँ, 3 जो RC थे इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों ही RC जो है ना ईजी थे मेरे हिसाब से। तो ये ईजी थे इस बार, है ना। तो ये चीज़ थी। और
जो पैटर्न था, तो एक चीज़ हमें देखने को मिला कि जो जून वाला पेपर था इससे ये पैटर्न हट के मिला, क्योंकि जून वाले में जो सीक्वेंस था ना, ये सिर्फ सीक्वेंस पूछा हुआ था। लेकिन इस बार जो है मैच के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंशियल वाला भी क्वेश्चन था, फैक्चुअल भी क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्चुअल भी था। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही दे दिया था। और बहुत सारे अलग अलग जो है क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे मेरे हिसाब से वो लग रहा था कि सोशोलॉजी और एजुकेशन का मिक्स क्वेश्चन है, तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। 22 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था एजुकेशन का, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़ायदा इससे ये होता है, एक तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं, दूसरा जो सही कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है कोई भी पेपर को एनालाइज करने का। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या है? अ सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन सब्जेक्टिव मीनिंग्स पीपल असाइन टू ऑब्जेक्ट, इवेंट या बिहेवियर। किसी भी वस्तुओं को, घटनाओं को या व्यवहारों को व्यक्तिपरक अर्थ अगर आप दे रहे हो, उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर, ये जो है इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। और इसका आइडिया क्या है? सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ सोशल इंटरैक्शन बेस्ड ऑन शेयर्ड सिंबल्स सच एज लैंग्वेज, जेस्चर। ये क्या है? ये शेयर्ड सिंबल है। समाज, भाषा और हाव भाव जैसे साझा प्रतीकों पर आधारित सामाजिक अंतःक्रियाओं से बना है। ये इसका कोर आइडिया होता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का। और देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है? तो इट एनालाइजेज हाउ सोशल रोल्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड थ्रू डेली इंटरेक्शन। मतलब जब भी हम आपस में दैनिक बातचीत करते हैं, आप बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाएं कैसे बनाई रखी जाती हैं, इसको देखते हैं, है ना। एनालाइज करते हैं कि कैसे इस सोशल रोल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया और मेंटेन किया गया डेली इंटरेक्शन के जरिए। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब हम देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए एक इकोनॉमिक इवेल्युएशन टूल है जो कंपेयर करता है कॉस्ट को और बेनिफिट को। और एजुकेशन के लिए अगर हम देखें, एजुकेशन में अगर हम देखें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, तो एजुकेशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ये पता चलता है कि कैसे आपने क्या कॉस्ट लगाया और उसके क्या बेनिफिट मिले एजुकेशन में। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि देखिए लर्निंग आउटकम जो होता है उसको देखा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में आया था कि लॉन्ग टर्म लर्निंग आउटकम को ये इग्नोर कर देता है, लॉन्ग टर्म लर्निंग आउटकम को। देखिए जो भी चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म में थोड़ी होती हैं। कई बार आपने कॉस्ट लगाया एजुकेशन में, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बहुत दिनों बाद देखने को मिला। जब बच्चा बड़ा हुआ तब देखने को मिला उसके अंदर वो चीज़ें जो उसके अंदर डेवलप हुई, तो उसको आप नहीं देखते हो इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। तो ये चीज़ जो है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ था और वो रॉन्ग वाला ही ऑप्शन पूछा हुआ था। तो लॉन्ग टर्म आउटकम मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ है ये चीज़, तो इसलिए लॉन्ग टर्म आउटकम जो है उसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। फिर पर्पज क्या होता है? वेदर द बेनिफिट आउटवे द कॉस्ट, मतलब जितना आप कॉस्ट लगा रहे हो एजुकेशन में, तो क्या उसका बेनिफिट जो आपको मिल रहा है वो उससे ज़्यादा है या नहीं है। अगर वो कम है तो उसको आपको ज़्यादा करना होगा, तभी आप पॉजिटिव माने जाओगे। स्टेप्स देख लो। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा और क्वांटिफाई करना होगा कॉस्ट को और बेनिफिट को, है ना। तो ये क्वांटिफाई वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्वांटिफिकेशन यानी कि मात्रा। तो ये मात्रात्मक होता है। दूसरा चीज़ है कि डिस्काउंट फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू प्रेजेंट वैल्यू। आगे फ्यूचर में जो कॉस्ट है और जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू से आप डिस्काउंट करते हो उसमें, और नेट बेनिफिट को देखते हो, है ना। नेट बेनिफिट्स ये भी आया था ऑप्शन में, तो नेट बेनिफिट्स को इसमें आप कंपेयर करते हो। इसको पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस, एजुकेशन, इन सभी में यूज़ किया जाता है ताकि आप देख सको कि जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हो वायबल है कि नहीं, आगे चल के ये नुकसानदेह तो नहीं है। ये है लागत लाभ विश्लेषण। अगला कॉन्सेप्ट है वो है करिकुलम डिज़ाइन। तो इसके स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले नीड एनालिसिस आप करते हैं, आप लर्नर के नीड्स को, उसके गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट सेटिंग करते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उद्देश्य है उसको आप सेट करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या अचीव करना चाहिए एट द एंड ऑफ द कोर्स। फिर आप कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को क्या क्या पढ़ाना है। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड तरीके से। फिर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको धरातल पे लागू करना, और इवेलुएट करते हैं कि भाई आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया वो इफेक्टिव रहा कि नहीं रहा। तो ये आपका करिकुलम डिज़ाइन का स्टेप होता है। तो इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा कि क्या क्या स्टेप जो है आपके ऑप्शन में आया था। अब अगला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला और इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? एक ऐसा रिसर्च मेथड होता है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण प्रभाव। अब इसमें क्या करते हो आप? वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो, है ना। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। तो आप देखते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है, इसको आप देखते हो, आप आउटकम को ऑब्जर्व करते हो। और ये जो है आर्टिफिशियल सेटिंग में होता है और ये जो नेचुरल सेटिंग में नहीं होता है, आपको पता है। कंट्रोल ग्रुप्स उसमें होते हैं। और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कंट्रोल ग्रुप जो है वो किस टाइप का रहेगा, ये इससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शंस मेरे अभी दिमाग में क्लिक हो रहे हैं कि कुछ कुछ आया था कंट्रोल ग्रुप को लेके, है ना। तो ये आया था। फिर रैंडमाइजेशन से और मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इससे क्वेश्चन आया था। फिर पर्पस देखिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना ही इसका पर्पज होता है। और लैब में जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक उदाहरण है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिले थे। और ऑप्शंस बहुत लेंदी था, ये भी याद रखिए। और इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया ये पेपर, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत लेंदी था। लेकिन पेपर बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाया गया था। और आप ये नहीं कह सकते थे कि पेपर किसी भी तरफ झुका हुआ था, वो बिल्कुल ही बैलेंस था। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो पूछना लाजमी भी है, क्योंकि आप जो है प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपका नॉलेज टेस्टिंग तो होगा ही। और अब जो भी पेपर बनेगा वो अच्छे लेवल का ही बनेगा, इतना याद रखिएगा। नल हाइपोथेसिस से हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो देखिए नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि असर्ट करता है कि कोई भी इफेक्ट या रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में नहीं है। दो वेरिएबल्स अगर हैं तो उनके बीच में अगर कोई इफेक्ट या रिलेशनशिप नहीं है, हम इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस, है ना। कि आपने जो है न्यूट्रल बात कुछ कर दिया, न्यूट्रल बात, है ना, कि कोई ड्रग है, उस ड्रग का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो वो क्या न्यूट्रल ही हो गया, है ना। फिर देखिए पर्पज़, बेस लाइन दे देता है आपको टेस्टिंग करने के लिए। ये एक आपको बेस प्रोवाइड कर देता है जिसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हो। और इसका एग्जांपल देखिए, आपने नया ड्रग टेस्ट किया, एक नई दवाई आपने बनाई, तो नल हाइपोथेसिस क्या करेगा कि ये कहेगा कि द ड्रग हैज़ नो इफेक्ट कंपेयर टू अ प्लेसिबो, है ना, कि भाई प्लेसिबो के कंपैरिजन में ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं। प्लेसिबो आप जानते हो कि प्लेसिबो मतलब मान लीजिए मीठी चीनी की गोली है, उसको दवा के रूप में कुछ पेशेंट्स को दे दिया गया और कुछ पेशेंट्स को ये वाली दवाई दी गई जो नए में आपने बनाई है, और उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। तो यानी कि वो नल हाइपोथेसिस जो है वो यही बोलेगा कि द ड्रग हैज़ नो इफेक्ट। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के जरिए आपको बस ये प्रूव करना होता है कि उस ड्रग का इफेक्ट है ना। तो नल हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, है ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, उसमें एनालाइज करना था आपको। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन था। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक अनुसंधान या शोध। तो देखिए क्या होता है, एक रिसर्च मेथड होता है जिसका फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड सोशल फिनोमेना थ्रू नॉन न्यूमेरिक डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी तरीके का नंबर्स यूज नहीं होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। इंटरव्यू, फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एनालिसिस, ये सारे ही जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स हैं। और पर्पज क्या है, कॉम्प्लेक्स जो भी सोशल प्रोसेसेस हैं इनको एक्सप्लोर करना, मीनिंग निकालना, परसेप्शन निकालना, यानी कि आप या तो जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं, अर्थों या धारणाओं का पता लगाना चाहते हो, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हो। देखिए नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और थीमेटिक, ये जो है डेटा टाइप होते हैं इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो या तो आप नरेशन करोगे, या तो आप डिस्क्राइब करोगे, या तो आप थीमेटिक यानी थीम उसका जो है वो आप बता दोगे। तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब जो है एंड्रागोजी का एक क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है बच्चों को। तो देखिए एंड्रागोजी होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये एक ऐसा मेथड या प्रैक्टिस होता है जिससे आप एडल्ट लर्नर्स को पढ़ाते हो। जैसे पेडागोजी से ये काफ़ी डिफरेंट होता है। ये टर्म एम्फसाइज करता है कि देखिए अलग अलग अप्रोच की ज़रूरत है एजुकेशन में जब हम एडल्ट्स को पढ़ा रहे हैं तो। क्योंकि देखिए बच्चों को आप अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन एडल्ट्स क्योंकि उनके नीड्स अलग अलग हैं और उनका एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। दूसरी चीज़ की एडल्ट्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो उनका नॉलेज लेवल भी उस हिसाब से है, तो उनको आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ा सकते हो। एंड्रागोजी इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो एंड्रागोजी आपको मालूम है कि एडल्ट लर्निंग के लिए यूज़ होता है। अब जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि हु कॉइन्ड द टर्म, किसने जो है इस टर्म को दिया था, है ना, कौन सा टर्म। तो देखिए एंड्रागोजी जो टर्म या एंड्रागोजी जो शब्द है इसको किसने दिया था। तो इसको जो है ना सबसे पहले 1833 में अलेक्जेंडर कैप ने ये टर्म कॉइन किया था, एंड्रागोजी कॉइन किया था। लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था, माल्कम नॉल्स ने। एग्जामिनर जो है वो बहुत चालाक हैं और उन्होंने इस नाम को ऑप्शन में रखा भी हुआ था। एंड्रागोजी टर्म को जिन्होंने कॉइन किया था वो थे जर्मन एजुकेटर अलेक्जेंडर कैप। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब असेसमेंट फॉर, ऑफ एंड एज लर्निंग, तो ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको भी मालूम है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको मालूम है। फॉर से मैंने आपको बताया था, फॉर मतलब फॉर्मेटिव, और फॉर्मेटिव मतलब ऑन गोइंग असेसमेंट, मतलब आप के पढ़ाने के दौरान ही आपने अगर कोई टेस्ट ले लिया ताकि आपको फीडबैक मिल सके और आप गाइड
कर सके बच्चों को, और उनको क्रिटिकली एनालाइज करिए। और कैसा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आप? पॉजिटिव, ताकि उनको आप बेहतर बना सके। तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सबमेटिव हो गया। ऑफ मतलब का, तो मतलब ये एंड में होता है। एंड टर्म एग्जामिनेशन हो गया, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड हो गया, या फिर कोई कोर्स अगर एंड होता है उसके बाद आप अगर कोई टेस्ट या एग्जाम लेते हैं, उसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट एज लर्निंग, तो इसमें सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रहा है कि कैसे जो है बच्चे सेल्फ असेस कर सकते हैं, खुद को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ताकि अपने प्रोग्रेस को वो खुद ही जो है जांच सकें। तो ये हो गया आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। गैलोवे एंड फ्लैंडर का डिफरेंस से क्वेश्चन आया हुआ था। गैलोवे इन्होंने फोकस किया ऑब्जर्वेशनल मेथड्स पे और टीचिंग इफेक्टिवनेस पे। फ्लैंडर ने डेवलप किया फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, एक टूल जिससे क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न जो है वो एनालाइज किया जा सके। तो इन दोनों के डिफरेंस का क्वेश्चन आया हुआ था एक। फिर फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस आया था। इसका पर्पज क्या है आपको मालूम है? एक सिस्टम होता है कोडिंग और एनालाइजिंग टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में शिक्षक और छात्र के बातचीत को कोडिंग करके और उसका विश्लेषण करने का ये एक प्रणाली है। और इसमें 10 कैटेगरीज होते हैं, और इसी से क्वेश्चन आया हुआ था, यानी इसके कैटेगरी से, इसके कोडिंग से ही क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पर ऑप्शन में टीचर टॉक भी था, स्टूडेंट टॉक भी था, साइलेंस भी था, ये सारा ही था। तो क्या करता है ये? क्लासरूम कम्युनिकेशन के डायनेमिक्स को, यानी कक्षा संचार की गतिशीलता को समझने और जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्रूव करने, यानी कि उनमें सुधार करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि उस 10 कैटेगरी जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो क्या है, पहले उसको हम देख लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कोड जो है, इसमें ये एक टूल है जिसको यूज़ किया जाता है ऑब्जर्व और कैटेगराइज करने के लिए इंटरेक्शंस को जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है क्लासरूम के अंदर, है ना। उसको कैसे आप कैटेगराइज कर रहे हैं? इसको आप टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस या कन्फ्यूज़न, 3 अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जो टीचर टॉक या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गया, इसमें क्या होता है? कैटेगरी 1 होता है एक्सेप्ट्स फीलिंग। इसमें एक्नॉलेज या रिस्पॉन्ड करना है स्टूडेंट के इमोशन को, टीचर करते हैं। दूसरा है प्रेजेस और इनकरेजेस, तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक या इंकरेजमेंट देते हैं टीचर। जैसे कोई बच्चा अगर कुछ जवाब दे रहा है तो टीचर कहेंगे कि वेल डन, तो ये क्या है? ये प्रेज है, ये भी टीचर टॉक में आ जाता है। फिर एक्सेप्ट्स और यूजेज आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आप क्या करते हैं कि कोई बच्चा अगर कुछ बता रहा है तो उसके आइडिया को एलाबोरेट कर देते हैं, तो उससे जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा इनकरेज हो जाता है। फिर आस्क क्वेश्चन, इसमें जो टीचर हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से, ताकि उनका जो थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। फिर अगला टीचर टॉक देखेंगे हम, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाला, और ये कैटेगरी देखते रहिए, इससे ही आया था। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 हमने कवर कर लिया। कैटेगरी 5 है लेक्चरिंग, तो ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। टीचर इसमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और लेक्चर्स देते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं। कैटेगरी 6 है गिविंग डायरेक्शंस, इसमें टीचर जो है वो डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर कैटेगरी 7 है क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, यानी स्टूडेंट के बिहेवियर को करेक्ट करना कि डोंट डू दिस, है ना, या फिर डोंट मेक दिस मिस्टेक, साइलेंस इन द क्लास, ये सब। और स्टूडेंट के बिहेवियर को करेक्ट करना या फिर टीचर एक्शन को जस्टिफाई करना। तो आपने देखा कि जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वाला है, इसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई पॉजिटिव संवाद नहीं हो रहा है। वही स्टूडेंट टॉक अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? कैटेगरी 8 है रिस्पॉन्स, तो स्टूडेंट जो है वो टीचर के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करता है। अगला कैटेगरी है कैटेगरी 9 इनिशिएशन, इसमें स्टूडेंट जो है वो बोलना शुरू करता है, अपने आइडियाज़ को बताना शुरू करता है क्लास में। और फिर हम साइलेंस और कन्फ्यूज़न पे पहुंचते हैं। इससे ही क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछा था, और उसका आंसर होता है साइलेंस और कन्फ्यूज़न। कैटेगरी 10 में यही आता है, पॉजेज, साइलेंस और कन्फ्यूज़न इन द क्लासरूम। कई बार आप देखते हैं कि क्लासरूम में पॉज हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, पूरा क्लासरूम चुप हो जाएगा, या फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा क्लास में। तो ये जो है आता है आपका कैटेगरी 10 में, और इससे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। हम देखते हैं वेब 2.0 के कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन था, और इसको हमने जस्ट एक दिन पहले ही पढ़ा था। वेब 2.0 के कैरेक्टरिस्टिक में आपको बताना था यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यही इसमें करेक्ट आंसर होगा। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, कोलैबोरेशन, सोशल नेटवर्किंग, ये सब वेब 2.0 के फीचर्स थे। इसमें इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स, यूजर पार्टिसिपेशन, सोशल मीडिया, विकी या ब्लॉग्स, ये सब शामिल थे। और एक और क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, ब्लॉग से रिलेटेड था, जिसमें कि ब्लॉग में HTTP का शायद पेपर 1 का क्वेश्चन है उसमें, तो उसका आंसर जो होता वो होता HTTP, है ना। एक यहाँ पर अंडरलाइन होता है, उसमें क्लिक करने के बाद आप जो है दूसरे पेज पे चले जाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। फिर एक वेब क्रॉलिंग,
करके भी क्वेश्चन था, उसका जो आंसर होगा वेब क्रॉलिंग। तो ये सर्चिंग ऑन द वेब, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वेब क्रॉलिंग होगा उसका। ये रैंडमली मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इम्पैक्ट, तो देखिए कनेक्टिविटी को एनहेंस करता है वेब 2.0, कंटेंट शेयरिंग को बढ़ावा देता है, यानी कि आप जो है खुद का कंटेंट बना के और आप शेयर कर पाते हैं, ये वेब 2.0 के जरिए पॉसिबल है, और कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। अब ये बार बार पूछा जा रहा है, हर बार आपसे पूछता है पोकायोके इन एजुकेशन। तो पोकायोके क्या है? मिस्टेक प्रूफिंग, किसी भी तरीके का एरर नहीं होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एरर फ्री। हाँ, एरर फ्री वाला जो ऑप्शन था वो होगा। ये क्या, एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग, और इसको यूज़ किया जाता है ताकि एरर्स से बचा जा सके कोई भी प्रोसेस या कोई भी चीज़ करते समय। तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर पूछ रहा है तो इसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ऐसे डिज़ाइन करना, असेसमेंट को ऐसे करना कि एरर्स को मिनिमाइज़ किया जा सके और एक्यूरेट समझ जो है उसका विकास किया जा सके। पोकायोके इन एजुकेशन। फिर क्रिएटिव कॉमन के टाइप्स पूछा था, और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CCBY, जो उस क्वेश्चन में पूछा था। उसमें बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए, रिमिक्सिंग भी हो जाए, अडेप्टेशन भी हो जाए, लेकिन क्रेडिट आपको ओरिजिनल क्रिएटर को देना होगा, तो इसके लिए CCBY का यूज़ होता है। अगर वही सेम लाइसेंस के अंदर शेयर करने की बात आ जाए तो वही CCBY ऐसे आ जाएगा। अगर क्रेडिट देना होगा लेकिन मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते उसमें, तो उसको हम कहेंगे CCBY ND, है ना, नो मॉडिफिकेशन। फिर एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, तो देखिए NC से हो गया नॉन कमर्शियल, ऐसे याद कर सकते हैं आप, मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, इसमें पैसे नहीं कमा सकते हैं किसी के काम को यूज़ करके। फिर अगर CCBY NC ऐसे है, मतलब नॉन कमर्शियल यूज़ है, इसका भी कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाएंगे, नॉन कमर्शियल, और साथ ही साथ लाइसेंस है, सेम ही लाइसेंस के अंदर में शेयर करना होगा, है ना, बाकी सब सेम है। और एक है CCBY NC ND, सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होता है ये CCBY NC और ND। इसमें जो है सिर्फ डाउनलोड करना अलाउ होता है, और शेयर करना है तो क्रेडिट के साथ शेयर करना है, लेकिन आप कोई ना चेंज कर सकते हैं ना ही कॉमर्शियल यूज़ के लिए शेयर कर सकते हैं। तो CCBY NC ND, तो जितने भी आप यूट्यूब पे सॉन्ग सुनते हो मैक्सिमम सॉन्ग्स इसी के अंदर आता है। इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर करेंगे तो उसको क्रेडिट देना होगा अगर आप पब्लिकली कर रहे हैं तो, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते या फिर कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आप समझ गए, क्रिएटिव कॉमन्स से भी क्वेश्चन था। अब ये एजुकेशनल सेरेमनीज से क्वेश्चन था, उपनयन, बिस्मिल्लाह, पवज्जा और उपसंपदा। तो देखिए उपनयन क्या है, हिंदू राइट होता है, एक यंग बॉय जो है वो फॉर्मल एजुकेशन जब अपना स्टार्ट करता है तो उसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार, है ना, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, जिसको जनेऊ भी कहते हैं कई जगह पे, तो इससे रिलेटेड था। फिर बिस्मिल्लाह, ये इस्लामिक सेरेमनी है मार्किंग अ चाइल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कुरान। तो जो बच्चा है वो पहली बार जब कुरान को पढ़ता है तो उसका जो है इस वाले सेरेमनी को हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह आपको मालूम ही है कि कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि स्टार्ट करना है ना, विद द नेम ऑफ गॉड। फिर पबज्जा, बुद्धिस्ट सेरेमनी वेयर नोविस रिनाउंसेस द वर्ल्ड टू बिकम अ मॉन्क। उपसंपदा क्या है, तो ये जो है उपसंपदा, ये मोनास्टिक लाइफ में अगर हमेशा के लिए एक मॉन्क रहना चाहता है तो उसके लिए होता है उपसंपदा। तो ये एजुकेशनल सेरेमनीज, इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ था। और फिर हमने ये फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस तो देख ही लिया है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, देख सकते हैं आप, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ईच इंटरेक्शन इज कोडेड एवरी 3 सेकंड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। और एनालिसिस, द कोडेड डेटा इज एनालाइज टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन पैटर्न, जो भी इंटरेक्शन पैटर्न है उसको समझने के लिए। और इसका फोकस होता है टीचर टॉक और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में बैलेंस क्रिएट करना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर एक टीचर सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन आस्क कर रहा है और स्टूडेंट उसका आंसर दे रहा है, तो इसको कोड कैसे किया जाएगा, देखिए, टीचर आस्क अ क्वेश्चन कैटेगरी 4, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड्स कैटेगरी 8, तो ऐसे जो है इसको मार्क किया जाता है, कोड किया जाता है। तो आई होप कि ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे जो कि कल के एग्जामिनेशन से आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसमें छूटे भी होंगे ऑफ कोर्स, और ये मेमोरी बेस्ड है तो सारे ही क्वेश्चंस अभी याद नहीं है, लेकिन अब आपको ये पता चल गया होगा कि इन क्वेश्चन में आपका जो है कितना सही हुआ होगा। तो आई होप कि ये आज का जो हमने री एग्ज़ाम का एनालिसिस किया ये आपको पसंद आया है, और जो कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो भी आपको अच्छा लगा है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आप UGC नेट दिसंबर 2024 के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से एडमिशन ओपन कर दिया गया है उन बच्चों के लिए जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन 3 महीनों में फिर से लगन से मेहनत करके और अचीव करें वो अपने ड्रीम को। और बाकी अभी तो यही है कि आप अगर अच्छा पेपर दे के आए हैं तो वेट फॉर द रिज़ल्ट। अगर आपका रिज़ल्ट बढ़िया आता है, और हम सब भी यही चाहेंगे कि आपका रिज़ल्ट बढ़िया आए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का जितना ज़्यादा सिलेक्शन हो उतना हमें खुशी होती है।
तो चलिए, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, विनय सर का नंबर है, और आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।